नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में मानसून से निपटने को लेकर देहरादून में कार्यशाला का आयोजन। सीएम धामी बोले, आपदा मित्र योजना की तर्ज पर शुरू होगी आपदा सखी योजना। अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी देने की मांग। वीआईपी के नाम का खुलासा करने के लिए उठाई आवाज। अंकिता के परिजनों को मिला कांग्रेस का साथ। युवाओं के लिए खेल विभाग की शानदार पहल। देहरादून में हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी शुरू। युवा सीखेंगे घुड़सवारी। अल्मोड़ा में क्वार्ब डेंजर जोन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। एनएच टीम ने लापरवाही बरतने वाली एजेंसी को लगाई फटकार। निर्माण कार्य के लिए 86 करोड़ का बजट मंजूर। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग मानसून के दौरान आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए इस बार पहले से अधिक व्यापक तैयारियों में लगा हुआ है और इसी के तहत शनिवार को देहरादून में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राज्य भर से अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदाओं से निपटने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार राज्य में आपदा सखी योजना भी शुरू की जाएगी और इस योजना के तहत महिला स्वयं सेवकों को आपदाओं से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी, तो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। चाहे जिसके लिए जिनके निमित्त हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ पर शुरू किया है, उसमें भी हमारी महिला समूह की महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है और पूरे राज्य के अंदर महिलाएं अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम करती हैं, अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही देने का काम कर रही हैं। तो आपदा सखी के माध्यम से भी महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपना योगदान देंगी। राज्य सरकार के जो विभाग हमारे हैं आपदा में काम करने वाले, सबको बुलाया गया है। सभी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जिलाधिकारियों से भी कहा है, सभी जिलाधिकारी वीसी के माध्यम से अपने 30-40 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में प्रतिभाग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो हमारे अधिकारी हैं जो आपदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लगभग 1200 से 1500 लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। लगभग 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ है, वो लोग जुड़े हुए हैं। इसके माध्यम से हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जो हम काम करने का है हमारा तरीका, हमारे काम में क्या कमियां हैं, किस तरह से बेहतर सुझाव आएंगे, किस तरह से सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन अंकिता के माता पिता इससे संतुष्ट नहीं हैं। वीआईपी गेस्ट का नाम उजागर करने की मांग उठाई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस इस लड़ाई को आगे ले जाने की बात कह रही है। देखिए रिपोर्ट। अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी देने की मांग। वीआईपी का नाम उजागर करने की उठाई मांग। अंकिता के परिजनों को मिला कांग्रेस का साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता जीवन भर जेल में रहेंगे, लेकिन बेटी अंकिता के हत्यारों को जो सजा मिली है उसे परिजन आधा अधूरा बता रहे हैं। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि कोर्ट से फैसला आया उससे वो संतुष्ट नहीं है। दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रिजॉर्ट से सबूत नष्ट किए गए। पूरे मामले में रसूखदार लोगों के शामिल होने के कारण वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। कोर्ट का न्यायालय का जो अंतिम फैसला था और जिस तरह से इन्होंने उनके लिए आरोपियों को जो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ, कह रहा था कि भाई मौत के बदले मौत। तो हम हमारे जीते जी इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालय ने दोषियों को सजा दी है, लेकिन ये पूरा न्याय नहीं है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है।
हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। वहीं कैबिनेट मंत्री कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ये तमाचा उन लोगों पर है जो अंकिता भंडारी मामले को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे थे। ये क्योंकि मामला न्यायालय में था और न्यायालय एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए हेयरिंग के बाद निर्णय लेता है, और ये तमाचा सीधे सीधे उन लोगों पे है जो अंकिता भंडारी को लेकर के सरकार पर आरोप लगाया करते थे। जब सरकार बार बार कहती थी मामला न्यायालय में है, सरकार ने जो काम करना था वो कर दिया था। उसके बाद उसका डेड बॉडी रिकवर कर दी थी, अपराधी उसमें एक्यूज को पकड़ लिया गया था, यही सरकार का काम था, बाकी काम कानून को करना था। आज कानून ने निर्णय लिया, निश्चित रूप से ये निर्णय स्वागत योग्य भी है, और दूसरी तरफ उन लोगों पर, उन पार्टियों पर करारा तमाचा है जिन्होंने सरकार को अंकिता हत्याकांड के नाम पे घेरने की कोशिश की। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पूरे 2 साल 8 महीने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन अंकिता के माता पिता न्यायालय से आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और उच्च न्यायालय में जाने की बात कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अंकिता की लड़ाई को आगे तक ले जाने की बात कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। घुड़सवारी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और संतुलन की ट्रेनिंग भी देता है, जिसके लिए खेल विभाग अब राजधानी देहरादून में हॉर्स राइडिंग शुरू करने जा रहा है। इसके लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैदान भी तैयार कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में जो ग्राउंड आपको नजर आ रहा है, इसकी सूरत जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि इसी मैदान में आपको घोड़े दौड़ते नजर आएंगे और उन पर सवार होंगे उत्तराखंड के युवा। खेल विभाग देहरादून में शुरू करने जा रहा है हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो युवाओं को न सिर्फ फिटनेस देगा बल्कि कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन भी बढ़ाएगा। इसके लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैदान तैयार हो चुका है और विभाग जल्द ही 5 घोड़े खरीदेगा ताकि अभ्यास और ट्रेनिंग बिना रुकावट हो सके। देखिए, अभी तो आपने देखा, हमने नेशनल गेम के समय, चूंकि इक्वेस्ट्रियन हमारा एक मेजर स्पोर्ट्स था, तो हमने घुड़सवारी का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जंपिंग ग्राउंड और ड्रेसाज ग्राउंड तैयार किया हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस पे घोड़े लाकर बच्चों की ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, और पब्लिक के लिए भी एक घुड़सवारी एक ऐसा स्पोर्ट है जो बच्चों को भी इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है इससे, तो उसकी भी हम यहाँ तैयारी करा सकते हैं। युवाओं के लिए खेल विभाग की ये पहल पहली बार है जब उत्तराखंड के युवा भी घोड़ों की पीठ पर सवार होकर सिर्फ खेल नहीं, आत्मविश्वास और अनुशासन की सवारी करेंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्वार्ड के पास बने डेंजर जोन को दुरुस्त करने के लिए चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल डेंजर जोन के निर्माण कार्यों के लिए भारत सरकार ने 86 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, जिसके तहत 17.14 करोड़ की लागत से सुयाल नदी तल से सुरक्षा के निर्माण कार्य गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। और इस शिकायत पर शनिवार को एनएच के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने काम पर लापरवाही बरतने पर निर्माण एजेंसी की फटकार लगाई और इसके साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गुणवत्ता को लेकर सवाल नहीं, उन्होंने एक गलती कर दी थी जिसको हमने तोड़वा दिया है, उसके बाद सही कर दिया गया उस जगह को। और वैसे हमारी और जगह जहाँ पे काम चला गुणवत्ता से चल रहा है, इसमें हमें गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा किसी भी हालत में। हमारे एईजे हमेशा ड्यूटी रहते हैं यहाँ पे वर्किंग के समय। एक्शन साहब भी बार बार यहाँ का दौरा करते रहते हैं, अपने क्वालिटी को मॉनिटर करते रहते हैं। ये हमारा 17 करोड़ का सेंक्शन था, उस लागत से हमारी बन रही है। उसमें कुछ हमारे टेंडर कॉस्ट 8 करोड़ करीबन का है, उससे बन के तैयार हो जाएगा।
उत्तराखंड में 10 तारीख के बाद कभी भी मानसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय हो रही बारिश प्री मानसून की बारिश है। ऐसे में इस बार मानसून 10 जून के बाद कभी भी राज्य में पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक इस बार उत्तराखंड में मानसून औसत से 108% अधिक हो सकती है। प्री मानसून शावर टाइप एक्टिविटीज़ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो है मॉइस्चर लेवल अभी काफ़ी बड़ा है और साथ में फिर जो हीटिंग भी हो रही बीच में, तो उसकी वजह से जो शावर्स है बड़े अच्छे मिल रहे हैं। वो बिना अच्छी मॉइस्चर को सब चीज़ नहीं हो सकती, तो मॉइस्चर लेवल अच्छा बढ़ा हुआ है, तो इस तरह की एक्टिविटी जो मिलेंगी और प्री मानसून शावर ही है। और जो मानसून है वो भी आप देख रहे हैं कि करीब करीब बिहार तक उसके पहुंचने की संभावना 1-2 दिन में। उसके बाद यहाँ तक पहुंचने में मैं कहूँगा कि अभी 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये कि 10 के तारीख के बाद जो है जो मानसून है यहाँ आने की उसकी संभावना है। रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर आए दिन टोल फीस को लेकर कोई ना कोई हंगामा होता है, जिसके चलते भगवानपुर टोल प्लाजा के जीएम सौरभ यादव ने बताया कि अब कमर्शियल वाहनों को टोल देना जरूरी होगा। हालांकि लोकल गाड़ियों को पहले की तरह छूट मिलेगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान यूनियन की आड़ में चल रही फर्जी गाड़ियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। लोकल के लिए तो संदेश जैसे पहले चल रहा था, लोकल की तो प्राइवेट गाड़ी जो भी है जितनी भी फ्री चलती हैं पहले से चली आ रही हैं। आधार कार्ड अपनी आईडी दिखा के वो पहले से निकल रही हैं, अभी भी निकल रही हैं, उसमें कोई इशू है ही। चार्ज किन गाड़ियों पर लगेगा? चार्ज कॉमर्शियल व्हीकल तो सब पे लगेगा, बाकी अदरवाइज जो लोकल व्हीकल नहीं है उन पर प्राइवेट गाड़ियों पर भी चार्ज है। अच्छा, हमने देखा कि भाई किसान यूनियन की आड़ में गाड़ियाँ पास होती हैं, तो क्या चलेगा अभी? नहीं, किसान यूनियन की जो फर्जी आईडी बना करके या किसान यूनियन का झूठा नाम लेकर के उसका इस्तेमाल करके टोल क्रॉस करना चाहती है, सरकार के रेवेन्यू को लॉस कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हम सख्ताई से काम कर रहे हैं थोड़ा सा। वहीं लोहाघाट के सीमांत गांव खीड़ी में करीब 60 ग्रामीणों में फूड पॉइजनिंग के चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। दरअसल ये सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल हुए थे, जहां इन्होंने बारातियों के लिए बने खाने को खाया, जिसे खाने के बाद सभी लोगों को उल्टी दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई। आनंद फानन में ने उप जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोगों ने खाना खाया और सभी बीमार हो गए। मतलब खाना तो ठीक ही ठाक था, लेकिन ऐसा पता नहीं था बीमार होंगे। रात से सभी बीमार हैं, उल्टी दस्त हो रही है। मतलब कितने होंगे गांव में? जितने लोगों ने खाना खाया, लोग तो कम से कम 200-300 लोग थे, सारे बीमार हैं। तो आप लाए हुआ? हम रात आए। रात क्या था? और शादी थी, कल प्रीति भोज था। प्रीति भोज में खाना खाया? हाँ। तो रात में 7-8 बजे से। हाँ, ये गाँव सीलिंग है और तो खिड़ी में ये संज्ञान में आया था कि कुछ शादी में कुछ खाने से दिक्कत हुई है, तो रात से ही लोग केस आ रहे थे, तो मेरे संज्ञान में आ गया था। अभी मैं विजिट पूरा किया है यहाँ, अभी तो पेशेंट स्टेबल हैं, 4 पेशेंट डीएच में भी गए हुए हैं और यहाँ के इंचार्ज जो डॉक्टर सोनाली अभी होके आई है गाँव में, उस जगह था, वहाँ भी करीब 35-40 लोग केस बता रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट हो रहा है, टीम मौके पर है। कोई दिक्कत होगी 108 भी वहीं खड़ी हुई है, वो 108 यहाँ भी खड़ी हुई हमारी, रेफर होगा तो कर लेंगे। उधर नरेंद्रनगर के ठाकुर किशोर सिंह बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग ने 2 जून तक भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन किया। बताया जा रहा है कि इस कैंप में बच्चों को भारत विभिन्न जातीय, धर्म, भाषा और परंपरा से रूबरू करवाया जा रहा है, ताकि आज की पीढ़ी अनेकता में एकता की अनोखी मिसाल कायम रखने में योगदान दे सके। हमने यहाँ कुमाऊनी भाषा की बोली समझाई है, खान पान कैसा होता है, ड्रेसेस कैसी हैं उनकी, मसाले वहाँ के 30 त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, वहाँ के गाने, उनकी हमने बच्चों को ज्ञान कराया है। और यहाँ हमने उनके द्वारा बनाया भी है, उनकी कला ऐप पढ़ है उसका भी हमने बच्चों के द्वारा बनवाया है, और उनकी किस भाषा में किस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिश्ते नाते के बारे में उनको समझाया है। और जब हमारे बच्चे कहीं अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे के अन्य बोली भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं, बच्चे एक दूसरे के मुंह में देखने लग जाते हैं जब उनसे कुछ पूछा जाए। तो इस समर कैंप के माध्यम से बच्चों को अलग अलग भाषाएं जो सिखाई जा रही हैं, आने वाले समय में उन्हें कहीं पे भी कहीं किसी प्रकार की झिझक न हो और वो अपने फ्री होकर अच्छे से अपनी बात को समझ सकें और रख सकें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में मानसून से निपटने को लेकर देहरादून में कार्यशाला का आयोजन। सीएम धामी बोले, आपदा मित्र योजना की तर्ज पर शुरू होगी आपदा सखी योजना। अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी देने की मांग, वीआईपी के नाम का खुलासा करने के लिए उठाई आवाज। अंकिता के परिजनों को मिला कांग्रेस का साथ। युवाओं के लिए खेल विभाग की शानदार पहल, देहरादून में हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी शुरू, युवा सीखेंगे घुड़सवारी।
अल्मोड़ा में क्वार्ब डेंजर जोन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। एनएच टीम ने लापरवाही बरतने वाली एजेंसी को लगाई फटकार। निर्माण कार्य के लिए 86 करोड़ का बजट मंजूर।